एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज की रीडिंग क्लास में एडिटोरियल की जगह पे एक बहुत ही प्यारा ग्लोबल वार्मिंग बेस्ड आर्टिकल पढ़ेंगे। द क्लॉक ऑफ इनंडेशन इसका टाइटल है। ये आर्टिकल बता रहा है कि कैसे कितना कम वक्त रह गया है हमारे पास इससे पहले कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारे देश डूबने वाले हैं। तो वक्त जितना हम सोच रहे थे ना, उससे काफ़ी कम जो है हमारे पास बचा है। चलिए शुरू करते हैं इस इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल को। छोटा सा है लेकिन वही छोटा पैकेट बड़ा धमाका। बहुत सारे आपको कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। 6-7 क्वेश्चंस भी आपके सामने रख रहा हूँ। जो चीज़ें आपको सिखाऊं इन क्वेश्चंस पे आपको अप्लाई करना है। सॉल्यूशंस ऑफ कोर्स क्लास के लास्ट में करवाऊंगा। आइए क्लास को शुरू करते हैं। ऑलराइट, कह रहे जी द क्लॉक ऑफ इनंडेशन। क्लॉक का मतलब तो आप समझते ही है, घड़ी है ना। और इनंडेशन शायद आपके लिए एक नया वर्ड हो। इसका मतलब होता है प्रलय, पानी से आने वाली प्रलय। बाढ़ भी बोल सकते हैं इसको, फ्लड्स या डिल्यूज भी बोल सकते हैं। समझते हैं ना, प्रलय तो कयामत, जब हर तरफ पानी पानी हो, सब तरफ समंदर में सब चीज़ें जो हैं समा जाए। कह रहा है जी कयामत की जो घड़ी है क्लॉक ऑफ इनंडेशन है। कहने का मतलब ये है कि वो क्लॉक बहुत जल्दी है, बहुत घड़ी नज़दीक आ गई है। क्लॉक ऑफ इनंडेशन बहुत तेज़ी से चल रही है। इनंडेशन वर्ड का मतलब समझ लेना, बार बार ये वर्ड यूज़ होगा। कभी डिल्यूज आएगा, कभी फ्लड्स आएगा। इनंडेशन एक ऐसी अवस्था है जब पानी पूरी धरती को अपने अंदर समा लेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बिल्कुल जनरल सा क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्लॉक का मतलब भी होता है घड़ी और वॉच का मतलब भी होता है घड़ी। तो भैया कौन सी घड़ी को कहाँ लगाया जाए? वॉच और क्लॉक में क्या डिफरेंस है? बहुत सिंपल सा है। क्लॉक होती है दीवार घड़ी, वॉच होती है वो घड़ी जो आप अपने साथ लेके चलते हैं। चाहे आप अपनी पॉकेट में रखें, चाहे फ़ोन में हो, चाहे आपके रिस्ट पे हो। समझ गए ना। क्लॉक मूव नहीं कर सकते हैं, मतलब की नहीं जाती है, दीवार वीवार पे लगा के छोड़ देते हैं। या अलार्म क्लॉक है तो आपके बेड पे पड़ी रहेगी। ये वॉच जो है जो आप अपने साथ में पोर्टेबल फॉर्म में लेकर के चल सकते हैं। तो नॉर्मल जो अपनी रूटीन जो है लैंग्वेज के अंदर इन दोनों वर्ड्स को आपको समझना है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है जी इन ऑर्डर टू mitigate the risk of inundation, vulnerable communities need to act before the sea rises first few meters। कह रहा है जी इन ऑर्डर टू, इस फ्रेज को समझ लेना इंग्लिश में अच्छे से। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है इस काम को करने के लिए, इस मकसद से या इस काम को करने के लिए। कह रहा है जी मिटिगेट करने के लिए। मिटिगेट का मतलब है किसी चीज़ को नरम बनाना, किसी चीज़ के प्रभाव को कम करना। कह रहा है जी प्रभावों को कम करने के लिए या नरम बनाने के लिए, मिटिगेट करने के लिए, उस रिस्क को, उस जोखिम को जो है ऑफ लगा के बता रहा है प्रलय का, यानी कि इनंडेशन का। ऐसा करने के लिए जो कम्युनिटीज़ हैं, जो समुदाय हैं, जो लोग हैं जो वल्नरेबल हैं। वल्नरेबल का मतलब है जो खतरे में हैं, जो अभी सबसे ज़्यादा वीक हैं। कह रहा है जी कमज़ोर समुदायों को, समंदर के पास रहने वाली कम्युनिटीज़ को ज़रूरत है हरकत करने की, एक्ट करने की। और किससे पहले? इससे पहले कि हमारे समंदर जो हैं राइज कर जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं। और कितने? पहले कई मीटर्स, फर्स्ट फ्यू मीटर्स। तो कहने का मतलब ये है कि 5 मीटर के बाद अलग तबाही, 10 मीटर के बाद अलग तबाही। वो तो हम जानते हैं, समुंदर जितना ऊपर आएगा उतनी तबाही होगी। लेकिन मैक्सिमम तबाही तब होगी जब समंदर 2 मीटर ऊपर आएगा। फिर उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 10 में बहुत ज़्यादा फर्क आने वाला नहीं है। आई बात समझ में? तो फर्स्ट फ्यू मीटर से पहले ही जो करना है कर लेना। 2 मीटर के अंदर ही बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। चलिए अब सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखेंगे। सब्जेक्ट है कम्युनिटीज, वर्ब है नीड, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। नीड टू एक्ट मतलब एक्ट करने की नीड है, काम करने की, हरकत में आने की जरूरत है। दूसरा सब्जेक्ट है बिफोर नाम की कंजंक्शन के बाद में सी। सी की वर्ब है राइजेस। राइज का मतलब होता है उठना, उठ खड़ा होना या इंक्रीज होना, मात्रा में बढ़ जाना, है ना। महंगाई बढ़ रही है तो इन्फ्लेशन इज राइजिंग। समुंदर उठ रहे हैं तो सी इज राइजिंग। ये राइज वाला कॉन्सेप्ट अभी आपको डिटेल में करवाएंगे। इनंडेशन आप ऑलरेडी जानते हैं। वल्नरेबल जो वर्ड है इसका मतलब होता है कमज़ोर, जो डिफेंसलेस हो, जो ससेप्टिबल हो, जो प्रोन हो। अगर आप रात में अकेले घूम रहे हैं किसी ऐसे इलाके में जहाँ पे क्राइम बहुत है, तो उस वक्त आप जो है वल्नरेबल हो जाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? जो लोग घर में सो रहे हैं वो तो आराम से बैठे हैं, आप उस इलाके में घूम रहे हैं रात में, यू आर ए वल्नरेबल पर्सन, है ना। तो वल्नरेबल का मतलब होता है किसी सिचुएशन में कमज़ोर आदमी। इन ऑर्डर टू का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, इस मकसद से, किसी काम को करने के लिए। इन ऑर्डर टू और इन अ बिट टू या सो एज टू या विद अ व्यू टू,
चारों का मतलब एक ही है। आसान बना रहा हूँ आपके लिए, ये चारों फ्रेज जहाँ भी दिखे ना, चारों का मतलब एक ही है। इन ऑर्डर टू, इन अ बिट टू, सो एज टू, या विद अ व्यू टू। अब फ़र्क क्या है भाई? फ़र्क ये है कि विद अ व्यू टू जो है ना, इसके बाद में वर्ब की बेस फॉर्म नहीं आएगी, इसके बाद में आएगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये कॉन्सेप्ट मैं इतने अच्छे से इतनी बार करवा चुका हूँ आपको कि ये तो देखते ही आपको मार्क्स जो है ना स्कोर कर लेने हैं जहाँ मिले एग्जाम में। मान लीजिए यहाँ पे इन ऑर्डर टू की जगह पे इन अ बिट टू लिखा होता तो भी ये मिटिगेट से काम चल जाता, लेकिन मान लीजिए इन ऑर्डर टू की जगह पे यहाँ विद अ व्यू टू लिखा होता तो उस केस में आपको मिटिगेट को मिटिगेटिंग में चेंज करना पड़ता। बस यही समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको। मिटिगेट करना, किसी चीज़ के प्रभाव को कम करना, एलिविएट करना, एस्यूएज करना, डी इंटेंसिफाई करना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस आर्टिकल की पूरी वोकैब आपको दिखा देता हूँ मैं, भारी वोकैब है, ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सकें। और उसी के साथ में जिन प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, YT ऐप को डाउनलोड करो, आपकी अपनी ऐप है। फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक रखा है इसी वीडियो के नीचे। ऐप पे आपको मिलेंगे कोर्सेज फॉर राइटिंग, SSC एंड बैंकिंग। राइटिंग कोर्स में डिस्क्रिप्टिव लिखना सीखते हो, UPSC या किसी भी एग्जाम के लिए ऐसे समरी, रिपोर्ट, प्रेसी, ऑलमोस्ट 60 to 80 आवर्स का कोर्स है। अच्छे ढंग से करोगे तो इंडिपेंडेंटली राइट करना सीख जाओगे इन इंग्लिश। ये कोड लग रहा है, इसको लगा करके आप फ़ायदा ले सकते हैं आज मिडनाइट तक 475 में। अभी इसका प्राइस बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से, उससे पहले फ़ायदा जरूर से लें। बैंकिंग कोर्स के अंदर आपको पूरा बैंकिंग का सिलेबस, क्लरिकल और PO, प्रीलिम्स और मेंस का प्लेंटी ऑफ प्रैक्टिस सेशंस के साथ में कवर करवाया जाता है। तो सही अप्रोच देख करके कैसे मार्क्स को बूस्ट करना है, ये बैंकिंग कोर्स में सीख सकते हैं। इसी तरीके से SSC के कोर्स में SSC के सभी एग्जाम्स का प्रीलिम्स और मेंस आपको तैयार करवाया जाता है। एक एक वैरायटी के क्वेश्चन को डिटेल्ड अप्रोच के साथ में करना सिखाया जाता है। कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, ये टीम का नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप करके टीम से बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में रखा हुआ है। चलिए वो कैब शीट है अपनी, 4 ही वर्ड्स आपको अच्छे से देखने हैं। एलिवेट, प्रिसाइज, परमिएट एंड डिल्यूज। एलिविएट और मिटिगेट एक ही बात है, किसी चीज़ के प्रभाव को कम करना। दर्द हो रहा है, आपके पेन हो रहा है, तो आपने पेन किलर खा लिया। अब पेन किलर ने क्या किया? पेन किलर ने आपके दर्द को एलिविएट या मिटिगेट कर दिया। समझ में आ गई बात? थोड़ा सा कम कर दिया, स्मॉल रिलीफ लेकर के आने को कहते हैं एलिविएट करना। टू एलिविएट राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ स्किल इन्हांसमेंट प्रोग्राम। बढ़ती हुई बेरोजगारी को, अनएम्प्लॉयमेंट को एलिविएट करने के लिए, रिलीफ लाने के लिए, उसको कम करने के लिए सरकार ने लॉन्च किया है एक स्किल इन्हांसमेंट प्रोग्राम। ऐसा प्रोग्राम जिसमें आपको कुछ नई चीज़ें सिखाई जाएंगी, कंप्यूटर, सिलाई, ITI, है ना। चलिए, एलिविएट के सभी सिनोनिम्स आपके सामने हैं। आज कोई वर्ड देख रहे हो, कभी किसी क्लास में कोई और वर्ड देखोगे, ये सभी बार बार आएंगे। मोलिफाई, पैसिफाई, सेल्व, बाम, एमिलियरेट, एस्यूएज, मिटिगेट और अले। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट है जी प्रिसाइज। प्रिसाइज को हिंदी में बोलते हैं सटीक, एग्जैक्ट, एक्यूरेट। द मैनेजमेंट हैज़ इशूड प्रिसाइज डायरेक्शंस फॉर द वर्कर्स। मैनेजमेंट ने इशू किया है बिल्कुल सटीक डायरेक्शंस को, ऑर्डर्स को सभी वर्कर्स के लिए। इतने बजे आओगे, इतने बजे खाना खाओगे, इतने बजे वापस जाओगे, इतना काम करोगे, प्रिसाइज डायरेक्शंस। आगे बात समझ में? ये वर्ड आर्टिकल में आएगा प्रिसाइज। इसके सिनोनिम्स आपको दिखा देते हैं। वेल डिफाइंड बोलते हैं इसको, अनएम्बिग्यूअस बोलते हैं, अनइक्विवोकल बोलते हैं। एम्बिग्यूअस मतलब जो धुंधला हो, इक्विवोकल मतलब जो धुंधला हो, जो साफ साफ ना दिखाई दे रहा हो, समझ में ना आ रहा हो, है ना, दोनों तरफ की बात करता हो। इनके आगे अन लगा दिया तो बिल्कुल सटीक बना दिया, धुंधले के आगे अन लगा के उसको प्रिसाइज बना दिया। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़े। अगले वर्ड है जी अपने पास परमिएट। अब ये परमिएट वर्ड है ना, ये कितना भी मैं लिख दूं आप समझ नहीं पाओगे, डिक्शनरी पढ़ के भी नहीं समझोगे। इसको एक छोटे से सिनेरियो से समझो। जब मिट्टी में या रेत में पानी डालते हो तो पानी क्या करता है? जब कपड़े के ऊपर कोई लिक्विड डालते हो तो कपड़े में उस लिक्विड का क्या होता है? वो लिक्विड कपड़े में घुसता है, वो पानी मिट्टी में जाता है और फिर स्प्रेड थ्रू हो जाता है, फैल जाता है। यही होता है ना। इंग्लिश में इस एक्शन को बोलते हैं परमिएट करना। आई बात समझ में? बॉडी में वायरस आया और फिर हर जगह फैल गया बॉडी में, तो मतलब क्या हुआ? किसी चीज़ को भेदना, अंदर घुसना और उसके अंदर फैल जाना इज कॉल्ड परमिएट। ठीक है ना। तो ऐसे इसको याद रखना है परमिएट वर्ड को। मीनिंग से जाओगे तो अंग्रेजी में शायद समझ में ना आए। कास्टिज्म कंटिन्यूज टू परमिएट द इंडियन सोसाइटी। जातिवाद अभी भी जारी है परमिएट करना, अंदर घुस के फैला हुआ होना हमारे भारतीय समाज में बहुत शर्मनाक बात है। आगे बात समझ में? कास्टिज्म आज भी समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, अंदर घुसा हुआ है और एक हर तरफ जो है परमिएट करके फैला हुआ है। परमिएट को पेनिट्रेट या डिफ्यूज करना भी बोलते हैं। पेनिट्रेट का मतलब है भेदना। आज ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। चलिए लास्ट वर्ड है डिल्यूज। बहुत ही डिस्ट्रक्टिव फ्लड्स को
बहुत ही डिस्ट्रक्टिव फ्लड्स को डिल्यूज बोला जाता है, तबाही भरी बाढ़ को। ठीक है, डिल्यूज का एक और मीनिंग भी है, किसी चीज़ का बहुत बड़ी मात्रा में अचानक से उभरना। जैसे रिपोर्टर्स कभी कभी किसी से सवाल पूछते हैं ना, तो वो सवालों का डिल्यूज ले आते हैं, सवालों की बाढ़। किसी भी चीज़ का सैलाब हो, चाहे पानी का सैलाब हो, चाहे चीज़ों का सैलाब हो, आप उसको डिल्यूज वर्ड से बता सकते हैं। अबाउट 1 मिलियन पीपल लॉस्ट देयर होम्स इन द डिल्यूज। लगभग 10 लाख लोगों ने अपने घर खो दिए तबाही में, डिल्यूज में, बाढ़ में, है ना, सैलाब में। और वैसे ही द टीवी चैनल रिसीव्ड अ डिल्यूज ऑफ कंप्लेंट्स अबाउट द प्रोग्राम। टीवी चैनल ने रिसीव किया एक सैलाब को, एक डिल्यूज को, शिकायतों के, कंप्लेंट्स के प्रोग्राम के बारे में। तो हर आदमी जो उस प्रोग्राम को देखता था उसने टीवी चैनल को फ़ोन करके अपनी शिकायत दर्ज करवाई, कुछ गलत हुआ होगा प्रोग्राम में। समझ गए ना, डिल्यूज वर्ड दोनों तरीके से यूज़ होगा। आज इसका पहला वाला मीनिंग यूज़ हुआ है तबाही वाला, जिसको इनंडेशन या डाउन पावर भी बोलते हैं, तेज बाढ़। आज ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। चलिए एक समरी देंगे आपको आर्टिकल की, बहुत ही इंटरेस्टिंग समरी है। देखो, आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग से पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है समंदरों में, और जैसे जैसे पानी ऊपर आ रहा है ये धरती को जो है अपने अंदर समा लेगा। बहुत सारे देश जो हैं आने वाले टाइम में डूबे हुए मिलेंगे आपको, श्रीलंका, मालदीव्स, इंडोनेशिया, ये सारे के सारे पानी में समा जाएंगे। और इसके लिए इन कंट्रीज़ को कुछ कदम उठाने हैं, जो कि सभी उठा भी रही हैं। अब हुआ क्या, एक नया ट्विस्ट आया इस पूरी कहानी में। ट्विस्ट ये आया कि हमने जितने साल गिने थे, पानी कितने साल में ऊपर आएगा, कितने साल में देश डूब जाएंगे, वो सारा एस्टिमेशन ही गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि हम यूज़ कर रहे थे रेडार टेक्नोलॉजी को। रेडार क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडार के अंदर ज़मीन की ऊंचाई जब हम मेजर करते हैं तो साथ में वहाँ प्लांट्स, झाड़ियाँ, पेड़, उनकी एवरेज ऊंचाई भी मिक्स हो जाती है। तो एक्चुअल में ज़मीन उतनी ऊंची नहीं है जितनी रेडार हमें बता रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, ज़मीन काफ़ी नीची है, और ये हमें पता लगा नई टेक्नोलॉजी से, जिसका नाम है लिडार, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अब हमारा आर्टिकल कह रहा है कि टेक्नोलॉजी अपडेट हो गई है, तो उसी हिसाब से अपने कदम भी अपडेट करने होंगे। आप सोच रहे थे कि 10 साल में इंडोनेशिया डूबेगा या 50 साल में डूबेगा, अब पता लग रहा है कि इतना टाइम तो इंडोनेशिया के पास, मलेशिया के पास, थाईलैंड के पास है ही नहीं। तो स्टेप्स को उसी हिसाब से उठाओ। 2 मीटर अगर समंदर उड़ जाता है ऊपर, तो मैक्सिमम तबाही उसी से होने वाली है। आज की टोन है साइंटिफिक आपसे जार्गन्स और चीज़ें जो है शेयर की जाएंगी, और साथ में है सजेस्ट कर रहा है दुनिया को क्या करना चाहिए। चलिए शुरू करें इस इंटरेस्टिंग आर्टिकल को, आ जाओ। कह रहा है जी, द बिगेस्ट इंक्रीजेस इन इनंडेशन विल अकर आफ्टर द फर्स्ट 2 meters ऑफ सी लेवल राइज, कवरिंग मोर देन ट्वाइस एज मच लैंड एज ओल्डर एलिवेशन मॉडल्स प्रेडिक्टेड अकॉर्डिंग टू अ स्टडी। कह रहा है जी, सबसे बड़ा जो इंक्रीज आए हैं, सबसे बिगेस्ट जो है इंक्रीजेज हैं, और किसमें? इनंडेशन में, यानी कि पानी से होने वाली तबाही में, प्रलय में, बाढ़ में। कह रहे हैं सबसे बड़े जो इंक्रीज होंगे ना बाढ़ के अंदर, प्रलय में, वो अकर होंगे, वो हैपन होंगे। और कब? ये होंगे पहले 2 मीटर के राइज के बाद में, सी लेवल के अंदर। तो 2 मीटर के राइज के अंदर मैक्सिमम तबाही हो जाएगी शुरुआती 2 मीटर में। उसके बाद फिर 20 बढ़े या 50 बढ़े, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बात समझ में? और कैसे होगा सारा काम जी? कवर करते हुए मोर देन से ज़्यादा, और किससे ज़्यादा? दुगने से ज़्यादा लैंड को, एज मच लैंड को, जितना कि पुराने एलिवेशन मॉडल्स ने प्रेडिक्ट किया था। तो पुराना एलिवेशन मॉडल जो रडार पे बेस्ड था, वो कहता था जी समंदर ऊपर आएगा तो 200 मीटर लैंड जो है वो पानी में चली जाएगी। अब लिडार से पता लगा जी दुगने से ज़्यादा, 200 नहीं, 500 मीटर या 1000 मीटर पानी में लैंड जाने वाली है। तो ऐसे जो ना, इतनी लैंड जो है कवर हो जाएगी पानी के द्वारा। और ये कैसे पता लगा? ये सब पता लगा अकॉर्डिंग टू अ स्टडी, एक रिसर्च के हिसाब से। आगे बात समझ में? सेंटेंस, इंक्रीजेज विल अकर, इंक्रीजेज की वो है विल अकर, इनंडेशन तबाही। ये कवरिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, साइमल्टेनियस एक्शन है। जब इंक्रीजेज अकर होंगे, इनंडेशन में बढ़ावा आएगा, तभी ये कवर कर लेगा दुगने से भी ज़्यादा लैंड को, जितना कि पुराने एलिवेशन मॉडल ने प्रेडिक्ट किया था। मॉडल्स की वो है प्रेडिक्टेड। एलिवेशन मॉडल क्या होता है भाई? ब्रेक कर लो। एलिवेशन मतलब ऊंचाई, हाइट, ऑल्टीट्यूड। मॉडल का मतलब होता है सिस्टम। तो पुराना जो ऊंचाई का सिस्टम था, रडार बेस्ड, बात उसकी हो रही है ना, उसने जो प्रेडिक्ट किया था। चलो आगे बढ़े। आगे कह रहा है जी, द करंट मॉडल्स ऑफ सी लेवल राइज सजेस्ट दैट मोस्ट वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट्स विल अकर आफ्टर सी लेवल हैज रिजन बाय सेवरल मीटर्स। कह रहा है जी, जो करंट मॉडल है सी लेवल राइज का,
करंट मतलब पुराना वाला मॉडल, रडार वाला मॉडल। कह रहे जी जो घिसा पुटा पुराना मॉडल है करंट हमारा रडार वाला, वो ये सजेस्ट करता है कि सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट्स होंगे, वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट्स होंगे, हर तरफ फैले हुए जो प्रभाव होंगे, ये तब अगर होंगे और ये तब होगा जब सी लेवल राइज कर चुका होगा, रीजन कर चुका होगा सेवरल मीटर्स के द्वारा, कई मीटर्स के द्वारा। तो हमारा घिसा पिटा पुराना सिस्टम हमें ये बताता है कि जब कई मीटर समंदर ऊपर आएगा ना, उसके बाद सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है, हमें इम्पैक्ट जो है देखने को मिलेगा। चलिए मॉडल्स की वर्ब है सजेस्ट, ये मॉडल्स हैं रडार बेस्ड, करंट मॉडल्स तो यही है ना। इम्पैक्ट्स की वर्ब है विल अकर, सी लेवल की वर्ब है हैज़ रीजन, राइज रोज रीजन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। अब ये राइज, अराइज और रेज, इस पे ग्रामर कॉन्सेप्ट है, अभी आपको करवाएंगे, थोड़ा सा पहले फ्लो बना लो। वाइड स्प्रेड का मतलब होता है हर तरफ फैला हुआ, यूबिक्विटस हो, परवेसिव हो, जिसकी हर तरफ एग्जिस्टेंस हो। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी हाउएवर अ न्यू स्टडी पब्लिश्ड इन द जर्नल अर्थ फ्यूचर यूज्ड हाई रेजोल्यूशन मेजरमेंट्स ऑफ लैंड एलिवेशन फ्रॉम नासाज ICSat-2 lidar satellite launched in 2018 to improve upon models of sea level rise and inundation। कह रहा है हालांकि हाउएवर एक नई स्टडी हुई है जो पब्लिश हुई है साइंस जर्नल में, जिसका नाम है जर्नल अर्थ फ्यूचर। अर्थ फ्यूचर नाम के इस जर्नल का नाम है, जर्नल का मतलब होता है एक मैगजीन, तो एक साइंस मैगजीन में स्टडी जो है पब्लिश हुई है। कह रहा है जी इस स्टडी ने ना यूज़ कर लिया, इस्तेमाल में ले लिया बहुत ही हाई रेजोल्यूशन मेजरमेंट्स को, बहुत ही प्रिसाइज और सटीक नाप को, ठीक है, मेजरमेंट को। और किसका मेजरमेंट? लैंड के एलिवेशन का, ज़मीन की ऊंचाई का। और ये किसके जरिए लिया? नासा के ICSat-2 लिडार सैटेलाइट के जरिए। देख लिया, पहले रडार यूज़ कर रहे थे, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, अब लिडार यूज़ कर लिया, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो इस सैटेलाइट को यूज़ करते हुए इसने बहुत ही हाई रेजोल्यूशन मेजरमेंट्स लिए। अब ये कौन सा सैटेलाइट है? ये कह रहे जी वही सैटेलाइट है जो लॉन्च हुआ था 2018 में। और ये सारा काम इस स्टडी ने क्यों किया? टू लगा के बता रहा है, इम्प्रूव अपॉन करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए उन मॉडल्स को जो सी लेवल राइज के हैं और इनंडेशन के हैं, समंदर में पानी के उछाल के हैं और तबाही के हैं, प्रलय के हैं। तो जो मॉडल्स हमने बनाए थे ना, उनको अच्छा इंप्रूव करने के लिए एक नई स्टडी ने लिडार सैटेलाइट यूज़ किया और ज़्यादा सटीक और हाई रेजोल्यूशन मेजरमेंट्स लिए कोस्टल एरियाज़ में ज़मीन कितनी एलिवेटेड है, कितनी समंदर से ऊपर है। स्टडी की वर्ब है यूज्ड। हर चीज़ समझ में आ रही है? चलो, इनंडेशन, इंप्रूव अपॉन, सिंपल वर्ड्स हैं। चलो आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ में। अब इस स्टडी ने क्या बताया वो देख लेते हैं। कह रहा है जी प्रीवियस असेसमेंट्स टिपिकली रिलाइड ऑन radar based data which are less precise as radar is unable to fully penetrate vegetation। कह रहा है जी जो पहले की असेसमेंट्स थी, देखो ये वर्ड है असेसमेंट, है ना, असेसमेंट। स्कूल में भी असेसमेंट होती होगी आपकी, कॉलेज में भी असेसमेंट होती है, क्लास में कितने आपको कितना परफॉर्म कर रहे हो आप। और एक वर्ड है मेजरमेंट। ये असेसमेंट, मेजरमेंट, अप्रेजल, इवेल्युएशन, सब वर्ड्स एक ही बात है। सब का मतलब होता है जायजा, किसी चीज़ के लेवल का डिटर्मिनेशन। आ रही बात समझ में? असेसमेंट, जायजा, इवैल्यूएशन, अप्रेजल, सब एक ही बात है। कह रहा है जी जो प्रीवियर मेजरमेंट्स थी, प्रीवियस असेसमेंट्स थी, प्रीवियस जो अंदाजे थे, जायजे थे, कह रहा है जी टिपिकली वो रिलाई करते थे। टिपिकली का मतलब है आम तौर पे। कह रहा है जी सामान्यतः वो रिलाई करते थे, वो सब के सब डिपेंडेंट थे, निर्भर करते थे रडार वाले डेटा पे, रडार बेस्ड डेटा पे। अब कह रहा है ये वही डेटा हैं विच आर, जो है लेस प्रिसाइज, थोड़े से कम सटीक। अच्छा, क्यों सटीक कम है भाई? ये रिडार बेस्ड डेटा एज लगा के बता रहा है। कह रहा है क्योंकि एज एक रिडार जो है ना, वो अनेबल होता है पूरे तरीके से पेनिट्रेट करने में, परमिएट करने में, भेदने में वेजिटेशन को, यानी कि झाड़ियों को और पेड़ों को। कह रहा है एंड देयर फॉर ओवर एस्टिमेट्स सरफेस एलिवेशन, इसलिए ये ओवर एस्टिमेट कर लेता है, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा के बता देता है किसी भी भूमि के सरफेस के एलिवेशन को या ऊंचाई को। तो रेडार यूज़ कर रहे थे कई सालों से। अब देखो इंची टेप लेके तो नापेंगे नहीं कि समुद्र कितना नीचे और ज़मीन कितनी ऊपर है, रेडार से ऊपर देखना पड़ेगा सैटेलाइट के थ्रू। और सैटेलाइट क्या करता था रेडार वाला, वो जो है पेड़ों की ऊंचाई को भी एवरेज करके बता देता था। तो ओवरऑल क्या पेड़ों में घुस नहीं पा रहा था रेडार, और इस वजह से ज़मीन की ऊंचाई को ओवर एस्टिमेट करके हम बैठे थे। उतनी ऊंची ज़मीन नहीं है समंदरों के पास पहले वाले मॉडल्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो। समझ में आ गया? असेसमेंट्स की वर्ब है रिलाइट, रिलाई ऑन, डिपेंड ऑन, हिंज ऑन। तीनों का मतलब है किसी चीज़ पे निर्भर होना। याद क्या रखना है इसमें? याद ये रखना है कि एग्जामिनर आपको बार बार बनाएगा पागल इन तीनों के बाद में ऑन की जगह एट लगा के, ठीक है। प्रेपोजिशन की एरर देगा, ध्यान रख लेना, एट को मत लगा के आना, एट लगाओ तो वहाँ पे एरर मार्क करनी है।
रिलाई एट गलत होता है, डिपेंड एट गलत होता है, हिंज एट गलत होता है, लगेगा तो ऑन। चलो ये विच आया डेटा के लिए, ठीक है, रेडार बेस्ड डेटा के लिए, और डेटा है प्लूरल, डेटम डेटा, पोडियम पोडिया, स्टेडियम स्टेडिया, बैक्टीरियम बैक्टीरिया, अडेंडम अडेंडा, याद है ना। तो ये अम और ए वाला फॉर्मूला जो नाउन चैप्टर में लगवाया आपको, उसके हिसाब से डेटा प्लूरल है, इसलिए विच की वर्ब भी क्या है, प्लूरल है। प्रिसाइज का मतलब होता है अनएम्बिगुएंट, अनएम्बिवेलेंट, अनइक्विवोकल, है ना, सटीक। रेडार की वर्ब है इस, पेनिट्रेट, परमिएट, कहीं अंदर घुसना, किसी चीज़ को इन्फिल्ट्रेट करना। वेजिटेशन का मतलब होता है किसी एरिया के अंदर झक्खड़, झाड़ियाँ, पेड़, है ना, सब चीज़ों की जो, समझ गए ना, सबको बोलते हैं वेजिटेशन। ओवर एस्टिमेट्स जो है रेडार की वर्ब है, रेडार इज अनेबल एंड रेडार ओवर एस्टिमेट्स। चलो और आगे बढ़ते हैं। कह रहे जी मैनी कोस्टल एरियाज आर लोअर देन साइंटिस्ट थॉट दे वर। कह रहे इसका नतीजा निकला कि कई सारे कोस्टल एरिया जो हैं, कई सारे तटीय इलाके, कोस्टल एरियाज मतलब समुद्र के आसपास के इलाके, तो कई सारे समुद्री इलाके जो हैं वो नीचे हैं, लोअर हैं, और किसके मुकाबले, उसके मुकाबले जो साइंटिस्ट ने सोचा था कि जितना वो थे, साइंटिस्ट थॉट दे वर। कह रहे जी द अंडर एस्टिमेट्स ऑफ लैंड एलिवेशन मीन coastal communities have less time to prepare for sea level rise than expected, with the biggest impacts of rising area seas occurring earlier than previously thought। अब कह रहे जी जो अंडर एस्टिमेट हुए हैं लैंड एलिवेशन के, कह रहे वो यही मीन करते हैं, अंडर एस्टिमेट हो रहा है ना, पहले तो ओवर एस्टिमेट हो गया था जरूरत से ज़्यादा, अब उसको हमने बिल्कुल बराबर में लेके आए हैं उसको लिडार के थ्रू। कह रहे जी अब एस्टिमेट जो कम करके बताया लिडार ने, लिडार टेक्नोलॉजी ने, नई टेक्नोलॉजी ने, इसका यही मीनिंग है, इसका यही अर्थ निकलता है कि समंदर के किनारे रहने वाली जो कम्युनिटीज़ हैं उनके पास बचा है कम वक्त, लेस टाइम, और क्या करने के लिए, तैयारी करने के लिए, और किस चीज़ को लेकर के, सी लेवल में राइज को लेके, समुद्र में पानी के बढ़ावे को लेकर के, और किसके मुकाबले, देन एक्सपेक्टेड, उसके मुकाबले जो अभी तक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमें लग रहा था 100 साल है, अब पता लगा 5 साल है ना, तो कम है टाइम जो है जितना हमने सोचा था उसके मुकाबले। अब ये सारा काम कैसे होगा, विद लगा के बता रहा है कोमा के साथ में, साथ ही होगा ये सारा काम सबसे बड़े इंपैक्ट के होने के साथ ही जो होगा राइजिंग सी का, और जो अकर होगा बहुत पहले, बजाय उसके जितना पहले हम सोचा करते थे। तो सबसे बड़ा इंपैक्ट जो है हमने जो 20 साल में सोचा था, एक्चुअल में वो 4 या 5 साल में होने वाला है। समझ आ गया सेंटेंस, इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। अंडर एस्टिमेट्स की वर्ब है मीन, कोस्टल कम्युनिटीज की वर्ब है हैव। अब 2 ग्रामर कॉन्सेप्ट्स हैं जी, एक तो ऊपर छोड़ के आगे और एक यहाँ पे है, तो पहले इसी को करवा दूं। मेरे को एक छोटी सी बात बताओ, यहाँ पे कौन से कॉन्सेप्ट ने आपको रोका था लेस की जगह लेसर लगाने में? अगर लेसर लग जाए तो क्या भूचाल आ जाएगा यहाँ, लेस और लेसर में क्या फ़र्क होता है? चलो एक बार में समझ जाओगे, प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर नोट्स बना लेना, ठीक है। लेस का मतलब होता है मात्रा में कम, लेसर का मतलब होता है महत्वपूर्णता या इंपॉर्टेंस में कम। मात्रा में कम लेस, इंपॉर्टेंस में कम लेसर। आगे बात समझ में। लेस का बिल्कुल उल्टा होता है मोर, मात्रा में ज़्यादा। लेसर का बिल्कुल उल्टा होता है ग्रेटर, इंपॉर्टेंस में ज़्यादा, है ना। तो ऐसे इन दोनों वर्ड्स को आपको कनेक्ट करना है। जहाँ पे कन्फ्यूजन हो, मोर या ग्रेटर लगा के देख लेना है। अगर मोर सेट बैठेगा तो फिर लेस आंसर बनेगा, अगर ग्रेटर सेट बैठेगा तो लेसर आंसर बनेगा, क्योंकि एंटोनिमी तो बदल रहे हैं, है ना। करके दिखाता हूँ आपको प्रैक्टिकली। द प्राइसेस ऑफ मारुति कार्स आर लेस या लेसर देन दैट ऑफ टेस्ला कार्स। मारुति की कारों के जो दाम हैं वो कम होते हैं बजाय टेस्ला की कारों के दाम के। अब मुझे बताओ क्या लगाया जाए, दामों में किस चीज़ की बात हो रही है? क्वांटिटी में कम की बात नहीं हो रही क्या, या महत्वपूर्णता में कम की बात हो रही है? भाई दामों में क्या इंपॉर्टेंस होती है? दामों में इंपॉर्टेंस हो सकती है क्या? दाम कम हो सकता है या दाम ज़्यादा हो सकता है। 100 रुपये हो सकता है, 50 रुपये हो सकता है। 50 रुपये जी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 100 रुपये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस की बात नहीं हो रही। तो यहाँ पे क्वांटिटी कम हो रही है या बढ़ रही है, तो इसलिए हम यूज़ करेंगे लेस को, ठीक है। आर लेस देन दैट ऑफ टेस्ला कार्स। अब यहाँ तो आपने लेस लगा दिया, लेकिन एक एरर सेंटेंस में और पड़ी हुई है, मिल रही है किसी को? भैया मारुति की कारों के प्राइसेस हैं, प्राइसेस को प्राइसेस से कंपेयर करना है, तो प्राइसेस अगर प्लूरल है तो यहाँ पे दैट लगा के नहीं, यहाँ लगेगा सर दोज, ठीक है ना। तो दैट दोज वाली एरर को भी यहाँ लगाना पड़ेगा आपको, उसको भी सही से अप्लाई करना सीखो। आओ नेक्स्ट पे। फूल स्पेंड देयर टाइम्स ऑन लेस या लेसर थिंग्स वाइल वाइज माइंड्स वर्क ऑन न्यू आइडियाज। बेवकूफ़ लोग अपना वक्त बर्बाद करते हैं कम इंपॉर्टेंट चीज़ों पे,
जबकि समझदार दिमाग जो होते हैं वो काम कर रहे होते हैं नए विचारों पे, नए आइडियाज़ पे। अब मुझे बताओ, बेवकूफ़ लोग किस पे दिमाग स्पेंड करते हैं, टाइम किस पे स्पेंड करते हैं? कम चीज़ों पे या कम इंपॉर्टेंट चीज़ों पे? कम इंपॉर्टेंट चीज़ों पे। मतलब दिमाग को स्पेंड तो करना है, लेकिन कम ज़्यादा चीज़ों पे नहीं करना, कम इंपॉर्टेंट चीज़ों पे नहीं करना। ऐसी चीज़ पे करो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। लोगों की बातचीत कर ली, चुगली कर ली, है ना? तो ऐसी बातें करोगे तो आप लेसर थिंग्स की बात करोगे, लेस इंपॉर्टेंट थिंग की बात करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेसर लगाऊंगा तो मेरा सेंटेंस सही बन जाएगा। लॉजिक से समझ रहे हो ना? नेक्स्ट देखो, द एक्ट्रेस रिफ्यूज टू एक्सेप्ट अ लेस या लेसर रोल इन द मूवी। नायिका ने मना कर दिया एक्सेप्ट करने से एक लेस या लेसर रोल को मूवी में। नायिका को कम रोल मिल रहा था या कम इंपॉर्टेंट रोल मिल रहा था? अरे रोल कम नहीं हो सकता, रोल तो कम इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको जो है हीरो का फूफे का लड़का बना दिया हीरोइन के, तो आपको ऐसा रोल मिला है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मूवी में, है ना? आप विलन के पड़ोसी हो तो ऐसा रोल मिला है जिसकी कोई इंपॉर्टेंस ज़्यादा आपकी मूवी में नहीं है, तो ऐसा रोल लेने से कम इंपॉर्टेंट रोल नायिका ने मना कर दिया। तो यहाँ पे लेसर रोल की बात हो रही है। टेक्निकली देखोगे तो यहाँ पे लेसर बना दूंगा आंसर। लास्ट देखो, लास्ट वाला खुद से कर लोगे। विद एवरी डे पासिंग या विद एवरी पासिंग डे वी वर लेफ्ट विद लेस या लेसर टाइम। हर गुजरते हुए दिन के साथ हमारे पास कम वक्त बच रहा था। वी वर लेफ्ट विद लेस या लेसर टाइम। तो टाइम को इंपॉर्टेंस में नहीं बल्कि क्वांटिटी में तोलना है। 2 घंटे, 5 घंटे, 6 दिन, 2 साल, 6 हफ्ते, टाइम कम बचता जा रहा था, क्वांटिटी कम हो रही थी, तो लेस टाइम लिखूंगा ना कि लेसर टाइम। अगर तो ये फॉर्मूला लगा लिया तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में गया बैठ, जिंदगी में इस पर गलती नहीं करोगे। अब जहां जहां लेस लगाया ना, यहाँ पे मोर लगाओगे ना तो भी मीनिंग सेंटेंस में सही आएगा। प्राइसेस ऑफ मारुति कार्स आर मोर देन दोज ऑफ टेस्ला कार्स। आ रही है बात समझ में? मोर टाइम लगा सकते हो लेस टाइम की जगह पे, है ना? टाइम के साथ में मोर भी सेट होगा। और जहां जहां लेसर लगाया है यहाँ पे ग्रेटर भी लगा सकते हो। मीनिंग सेंटेंस का बदलेगा लेकिन बिल्कुल सही होगा सेंटेंस टेक्निकली। दिखाओ, नायिका को ग्रेटर रोल चाहिए था और फूल जो है ग्रेटर थिंग्स पे बात नहीं करते हैं, छोटी मोटी चीज़ों पे बात करते हैं। आ रही बात समझ में? चलो, कह रहा है जी, द रिसर्चर स्टार्टेड यूजिंग दीज मोर एक्यूरेट मेजरमेंट्स ऑफ लैंड एलिवेशन व्हेन दे रियलाइज दैट existing land elevation estimates were not suitable for quantifying coastal flooding risk। कह रहा है जी, फिर रिसर्चर्स को आ गई अकल, उन्होंने कर दिया शुरू इस्तेमाल करना इन ज़्यादा सटीक, मोर एक्यूरेट और प्रिसाइज मेजरमेंट्स को धरती की ऊंचाई के, लैंड के एलिवेशंस के। जब इन लोगों ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया, इनको ये एहसास हुआ दैट वो ये कि जो एग्जिस्टिंग लैंड एलिवेशन के एस्टिमेट्स हैं, जो अभी मौजूद ज़मीन की ऊंचाई के अंदाजे हैं, रडार बेस्ड अंदाजे हैं, वो नहीं सूटेबल, वो बिल्कुल नहीं है ठीक। और किस काम के लिए? क्वांटिफाई करने के लिए, मात्रा को निर्धारित करने के लिए, क्वांटिटी को डिसाइड करने के लिए, कोस्टल में फ्लडिंग रिस्क को, कोस्टल एरियाज में बाढ़ से, तबाही से होने वाले जोखिम को। आगे बात समझ में? तो उनको यही पता लगा कि तबाही का अगर जोखिम कैलकुलेट करना है ना, बाढ़ का, तो करंट एस्टिमेट हमारे ठीक नहीं है। इनके हिसाब से तो बाढ़ बहुत बाद में आएगी, एक्चुअल में बाढ़ तो काफ़ी पहले आने वाली है। रिसर्चर्स की वर्ब है स्टार्टेड, दे की वर्ब है रियलाइज्ड, दे आया ऑफ कोर्स फॉर रिसर्चर्स। एस्टिमेट्स की वर्ब है वर। एस्टिमेट, असेसमेंट, इवेल्युएशन, मेजरमेंट सब एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। क्वांटिफाई करना मतलब किसी चीज़ की क्वांटिटी को निर्धारित करना, किसी चीज़ की मात्रा को डिसाइड करना, है ना? मेजर करना प्रिसाइसली। कह रहे यूजिंग द न्यू मेजरमेंट्स ऑफ लैंड एलिवेशंस researchers found that coastal areas lie much lower than older radar data had suggested। कह रहे इस्तेमाल करते हुए नए मेजरमेंट को, लैंड एलिवेशन के इस्तेमाल लेते हुए लिडार डेटा को हुआ क्या? कह रहे इस्तेमाल करते हुए रिसर्चर्स ने फाउंड किया, ये पाया दैट वो ये कि कोस्टल एरिया जो हैं, समुद्री इलाके जो हैं, वो लाई करते हैं, वो पड़े हुए हैं, बिछे हुए हैं काफ़ी नीचे, मच लोअर। और किसके मुकाबले? ओल्डर रेडार डेटा के, पुराने वाले रेडार के डेटा के, जैसा कि डेटा ने सजेस्ट किया था, उसने बताया था। सिंपल सेंटेंस से मीनिंग निकल आया ना। रिसर्चर्स की वर्ब है फाउंड, एरियाज की वर्ब है लाई, डेटा की वर्ब है हैड सजेस्टेड। मच लोअर का मतलब है काफ़ी नीचे, लोअर है यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री से पहले अगर एडवर्ब चाहिए तो या तो आएगी मच या आएगी फार। याद रखेंगे, वेरी, सो, मोर, कभी भी कंपैरेटिव डिग्री से पहले यूज नहीं करना है, या तो मच यूज करना है या फार को यूज करना है बिफोर अ कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। करेक्ट एनालिसिस ऑफ द न्यू लिडार बेस्ड एलिवेशन मॉडल इन सिटीज लाइक बैंकॉक रिवील्ड दैट 2 meters of sea level rise would cover up to 2.4 times the land area as observed by radar based elevation models। अब इसने बैंकॉक का एग्जाम्पल लेके बताया कितना फर्क निकला दोनों डेटा में। कह रहा है जो विश्लेषण है, जो एनालिसिस है,
और किसके? नए लिडार बेस्ड एलिवेशन मॉडल के, नई टेक्नोलॉजी से निकलने वाले ऊंचाई के सिस्टम के। कह रहा है ऐसी सिटीज़ में, जैसे कि एग्जांपल दें हम बैंकॉक का। कह रहा है इन विश्लेषणों ने ये रिवील किया, एनालिसिस ने ये बताया दैट वो ये कि 2 मीटर का जो सी लेवल राइज है, 2 मीटर का जो समंदर में पानी की बढ़ावा है या ऊंचाई है, वो कवर कर लेगा 2.4 गुना तक, 2.5 गुना तक उस लैंड एरिया को, जैसा कि एज हमने ऑब्जर्व किया था रडार बेस्ड एलिवेशन मॉडल के जरिए। तो रडार बोलता था कि 100 किलोमीटर ही जाएगा पानी में 2 मीटर जो है ऊंचा आने पे। लिडार से पता लगा 100 नहीं जाएगा भाई साहब, 240 किलोमीटर तक अंदर चला जाएगा पानी, है ना। तो 2.4 गुना तक अंदर जाने वाला पानी हमें पता लगा। एनालिसिस की वर्ब है रिवील्ड, मीटर्स की वर्ब है वुड कवर अप। कवर करने का मतलब होता है ले लेना, है ना, अपने अंदर समा लेना। अब यहाँ पे वर्ब का पार्ट नहीं है, वुड कवर इसकी वर्ब है, ठीक है। कवर, एक सेकेंड रुक जाओ। अप टू यहाँ का मतलब है, अप टू का मतलब है यहाँ तक 2.4 गुना तक जाएगा। कहीं पे 1.4 जाएगा, कहीं पे 5 जो है 2.1 जाएगा, 2.4 तक जा रहा है मैक्सिमम लिमिट जो है अप टू आपको बता रहा है। चलिए एनालिसिस, ये जो वर्ड है ना एनालिसिस, इसका प्लूरल है एनालिसिस, जिसमें आप IS की जगह पे ES लगा रहे हैं। ये सारे नाउन्स याद कर लेना जिनके लास्ट में IS आता है, जब इनका प्लूरल बनाया जाए तो IS की जगह पे आपको ES लगाना होता है। याद है ना इन सबको? एनालिसिस का प्लूरल कैसे बनेगा? इसका प्लूरल बनेगा जी ऐसे लिख के लास्ट में लगेगा ES, है ना। क्राइसिस मतलब एक तूफान, एक विपत्ति, और अगर कई सारे क्राइसिस हो तो लास्ट में आ जाएगा ES। तो ये ऐसे बेसिस और एक्सिस का भी प्लूरल बनाना सीख लेना। ये वर्ड जो है इरेगुलर नाउन्स हैं, इनके प्लूरल आपको चेक करने होंगे। चलो बढ़े आगे। अब आ जाओ लास्ट में, आपके लिए क्या रिसर्चर्स जो हैं सजेशन छोड़ रहे हैं। कह रहा है द रिसर्चर्स नोटेड दैट सिटीज बिलो फ्यूचर सी लेवल may not necessarily be submerged because levees, dikes and pumping stations can protect some areas from rising seas. रिसर्चर्स ने ये भी नोट किया, इस चीज़ को भी उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सिटीज़ जो हैं जो फ्यूचर में सी लेवल से नीचे होंगी, आज से 100 साल बाद समंदर के लेवल से नीचे आ जाएंगी। कह रहा है वो हो सकता है नेसेसरली सबमर्ज ना हो, जरूरी नहीं है वो डूबें। सबमर्ज का मतलब होता है सिंक कर जाना, डूब जाना, मर्ज हो जाना। कह रहा है किसकी वजह से? कह रहा है क्योंकि लीव्स, डाइक्स और पंपिंग स्टेशन जो है ना, ये प्रोटेक्ट कर सकते हैं कुछ एरियाज को बढ़ते हुए समंदर के जो है राइजिंग सी से। लीव्स, डाइक्स और पंपिंग स्टेशंस क्या होते हैं आपको बता देते हैं छोटा छोटा सा। देखिए एक छोटी सी दीवार बनाई जाती है समंदर के चारों तरफ जो है कोस्टल एरिया पे। ये समंदर है, नीचे ऊपर एक दीवार बनाई है, फिर ऊपर यहाँ रोड बनी हुई है। ये दीवार की वजह से समंदर जो है ना, मान लो दीवार 5 फुट है, तो ये समंदर जब तक 5 फुट ऊपर नहीं आएगा और दीवार जब तक मजबूत रहेगी, शहर में पानी नहीं घुसेगा। इसको बोलते हैं लीव। एक छोटा सा जुगाड़ होता है, बस मजबूत होता है, तो बस छोटा होता है लेकिन मजबूत होता है। मेकशिफ्ट डैम बोल सकते हैं इसको। डाइक जो होती है ना, डाइक होती है बड़ी दीवार, बहुत बड़ी बड़ी दीवार बना दी जाती है जहाँ पे पानी शहर में आ रहा होता है। फिर उस दीवार के पार आप देख नहीं पाओगे, उस पर चढ़ना पड़ेगा आपको पानी देखने के लिए, है ना। डाइक बहुत मजबूत होती है, पहाड़ की तरह होती है, एक ऐसा समझ लो आर्टिफिशियल जो है माउंटेन्स होते हैं ये। तो कह रहे हैं आर्टिफिशियल डैम और माउंटेन्स बना के या पंपिंग स्टेशन बना के हम पानी को कई बार शहरों में जो अंदर घुसने से रोक पाएंगे। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हर शहर डूबेगा ही आने से आज से 50 या 100 साल बाद। सेंटेंस समझ में आ गया? रिसर्चर्स की वर्ब है नोटेड, सिटीज़ की वर्ब है मे नॉट बी सबमर्ज्ड, लीव्स, डाइक्स और स्टेशंस की वर्ब है कैन प्रोटेक्ट। आपको दिखा देते हैं पिक्चर के थ्रू। देखिए ये होती है लीव्स, ठीक है, और दिखाता हूँ एक दो। देख रहे हो ये पूरा शहर बसा हुआ है यहाँ, और ये समंदर के पास एक दीवार बना रखी है, छोटी सी है, ज़्यादा ऊंची नहीं है ये, इसको बोलते हैं लीव। लेकिन ये दीवार अगर बड़ी कर दोगे ना तो ये बन जाएगी डाइक, इस टाइप की, बहुत मजबूत होती है और बहुत ऊंची होती है ना। तो ये बना करके आप जो है शहरों को डूबने से बचा सकते हो और 50-100 साल आप खींच लोगे। चलो और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी एम्स्टरडैम और न्यू ऑरलिन्स आर मॉडर्न एग्जाम्पल ऑफ दिस दे सेट। कह रहा है ये दोनों जो देश हैं, एम्स्टरडैम तो सिटी है, न्यू ऑरलिन्स भी सिटी है यूएस के अंदर। एम्स्टरडैम किसकी है? नेदरलैंड्स की है ना। कह रहा है ये दोनों जो जगह हैं ये भी मॉडर्न एग्जाम्पल्स हैं इसी चीज़ के, ऐसा रिसर्चर्स ने बताया। यहाँ भी एम्स्टरडैम और न्यू ऑरलिन्स में ऐसा ही हुआ होगा। कह रहा है हाउ एवर सच प्रोडक्शन मेजर्स कैन बी एक्सपेंसिव एंड टेक डेकेड्स टू इम्प्लीमेंट। कह रहा है हालांकि ऐसे प्रोडक्शन मेजर्स जो है ना ये हो सकते हैं बहुत ही महंगे, एक्सपेंसिव, और ये ले सकते हैं कई दशक इम्प्लीमेंट होने में, इनको अमल में लाने में। तो ऐसे रातों रात दीवार नहीं बनती, 10-20 साल लग जाते हैं पूरा समंदर कवर करने में आसपास के एरिया से। मेजर्स की वर्ब है कैन बी और दूसरी वर्ब है टेक। मेजर्स कैन बी एक्सपेंसिव एंड मेजर्स कैन टेक, या कैन लगा हुआ है, मेजर्स कैन टेक डेकेड्स। कह रहा है इफ वल्नरेबल कम्युनिटीज
want to mitigate the most damage, they need to act before the sea rises, those first few meters they add it. कह रहा है अगर कमज़ोर कम्युनिटीज़ जो हैं, जो वल्नरेबल हैं, जो समंदर के किनारे घर बना के बैठी हैं, कह रहा है अगर इन समुदायों को वांट करते हैं ना, ये चाहते हैं कि ये मिटिगेट करें, ये थोड़ा सा कम बनाएं, और किसको, ज़्यादातर डैमेज को, मोस्ट डैमेज को कैसे भी करके कम लेकर के आएँ। तो कह रहा है जी ज़रूरत होगी इनको, दे नीड कि ये एक्ट करें इससे पहले कि सी का लेवल राइज करता है, पहले फ्यू मीटर्स, पहले कई मीटर्स, ऐसा रिसर्चर्स ने ऐड किया। तो 1-2 मीटर जो है ना राइज, उसी को रोकना है, सबसे ज़्यादा तबाही वही लेकर के आएगा। कम्युनिटीज़ की वर्ब है वांट, दे की वर्ब है नीड, दे आया फॉर कम्युनिटीज़, सी की वर्ब है राइजेस, दे की वर्ब है एडिड। अब एक कॉन्सेप्ट रह गया फटाफट से, राइज रोज वाला, वो करवा देता हूँ आपको, फिर आएंगे अपने क्विज पे। राइज, अराइज और रेज 3 अलग अलग वर्ब्स हैं। तीनों की जो फॉर्म्स हैं वो देख लेना, V1, V2, V3 कैसे चलेगी, ठीक है। राइज, रोज, रीजन, अराइज, अरोज, रीजन, इन दोनों में तो कोई फ़र्क ही नहीं है। राइज के आगे ए लगा हुआ तो राइज बन गया, वैसे राइज, अराइज, रोज, अरोज, रीजन, रीजन, है ना। और तीसरी है रेज, इसकी चलेगी रेज्ड और रेज्ड। अब इनमें फ़र्क क्या है? देखिए, राइज का मतलब होता है किसी चीज़ का खुद ही उठ जाना या खुद ही बढ़ जाना। जैसे आप जो है बेंच से खड़े हो गए तो आप राइज कर गए, जैसे महंगाई बढ़ गई खुद से तो महंगाई जो है राइज कर गई, जैसे धुआं ऊपर उठ गया तो धुआं राइज कर गया। आई बात समझ में? एक अर्गेटिव वर्ब है, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा क्योंकि सब्जेक्ट ही उठेगा इसमें। आप ही बेंच से खड़े हो रहे हो, आप ही सब्जेक्ट हो, आप ही के ऊपर काम हो रहा है, तो इन वर्ब्स को कोई ऑब्जेक्ट नहीं देना है राइज नाम की वर्ब को। अब दूसरी वर्ब है अराइज। जब ए आगे लग जाए, अराइज बन जाए, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का उभरना, इमर्ज होना, पैदा होना, किसी सवाल का, किसी सस्पिशन का, क्वेश्चन का, डाउट का, सिचुएशन का, कोई भी चीज़ जब इमर्ज होती है ना, उभरती है, तो उसको अपने अराइज होना भी बोलते हैं। अराइज का सिनोनिम है इमर्ज, ठीक है, इमर्ज, उभरना। तो इसका भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये भी अर्गेटिव वर्ब है, कोई चीज़ खुद से ही उभर रही है, कोई ऑब्जेक्ट देने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी वर्ब है जी रेज। रेज का मतलब होता है या तो किसी चीज़ को उठाना, या किसी चीज़ को बढ़ाना, या किसी को पालना पोसना। मान लीजिए आपने अपना हाथ उठाया तो आप अपने हाथ को रेज करेंगे। मान लीजिए सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया तो सरकार टैक्स को रेज करेगी। मान लीजिए आपके पापा, जो मदर फादर हैं, जो पेरेंट्स हैं, आप वो आपको पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, तो उन्होंने भी आपको रेज किया है। तो रेज वर्ब के 3 मीनिंग होते हैं, खुद नहीं उठना, किसी चीज़ को उठाना, खुद नहीं बढ़ना, किसी चीज़ को बढ़ाना, और या फिर किसी को पालना पोसना, किसी का नर्चर करना। अब देखो क्वेश्चंस कैसे बनेंगे एग्जाम में, प्रैक्टिकली आपको दिखा देता हूँ। द वर्कर्स अरोज देयर वॉइसेस अगेंस्ट द मैनेजमेंट। वर्कर्स ने उठाया अपनी आवाज़ को, अरोज किया अपनी वॉइसेस को मैनेजमेंट के खिलाफ। देखो यहाँ पे वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, अरोज वर्ब का ऑब्जेक्ट है वॉइसेस, मतलब आवाज़ को उठाया गया है। और जब किसी चीज़ को उठाया जाता है तो कौन सी वर्ब यूज़ करते हैं? उठाने के लिए यूज़ करते हैं रेज वर्ब को। सेकंड फॉर्म लगी हुई है यहाँ पे किसकी? अराइज वर्ब की। तो क्या करेंगे? रेज के सेकंड वर्ब लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे द वर्कर्स रेज्ड देयर वॉइसेस। समझ में आ गया? ये कॉन्सेप्ट है सारा। मैनी क्वेश्चंस रोज ऑन द रोल ऑफ WHO इन मैनेजिंग द पैंडेमिक। बहुत सारे सवाल उठ खड़े हुए उस रोल में, उस भूमिका में जो है WHO की पैंडेमिक को मैनेज करने में। अब देखो सवाल उठे तो हैं, राइज वर्ब का मतलब तो होता है उठना, लेकिन सवाल जो है ना कहीं से खड़े नहीं हुए हैं, सवाल तो पैदा हुए हैं। सवाल उठने का मतलब है सवालों का इमर्ज होना, उभर करके आना, पैदा होना। तो जब कोई चीज़ ऐसे उठती है ना पैदा होकर के, तब उसके लिए रोज नहीं, आप लिखेंगे अरोज। आ रही ना बात समझ में? सवाल उठ खड़े हुए हैं, पैदा हुए हैं, तो रोज नहीं अरोज। रोज का मतलब होता है कहीं कहीं बैठे थे वहाँ से उठ गए, तो ऐसा तो नहीं हुआ है ना, नए पैदा हुए हैं। मैनी क्वेश्चंस वर रीजन ऑन द रोल ऑफ WHO इन मैनेजिंग द पैंडेमिक। बहुत सारे सवालों को खड़ा किया गया। अब देखो यहाँ पैसिव बना हुआ है, वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया गया है। बहुत सारे सवालों को खड़ा किया गया, पैदा किया गया WHO के रोल पे पैंडेमिक को मैनेज करने में। देखो पैदा किया गया, उठाया गया। जब भी आप किसी चीज़ को उठाते हैं, बढ़ाते हैं, तो आप रेज वर्ब को यूज़ करते हैं। तो इसलिए मुझे यहाँ पे अरीजन नहीं, यहाँ पे लिखना पड़ेगा वर रेज्ड। उठाया है ना किसी चीज़ को, उठाने बढ़ाने के लिए तो रेज वर्ब आएगी, उठने के लिए अराइज या राइज, है ना। तो यहाँ पे वर रेज्ड लिखेंगे तब सेंटेंस सही होगा। एक और देख लो, शी वॉज रीजन बाय हर पेरेंट्स। उसको पाला पोसा गया उसके दादा दादी के द्वारा, ग्रैंड पेरेंट्स के द्वारा पाला पोसा गया था। पैसिव वॉइस लगा के रेज वर्ब को पैसिव वॉइस में यूज़ करना है। वॉज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, पैसिव बनाएगी। बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही पैसिव होती है, तो वॉज के बाद में लिखेंगे रेज्ड।
भैया थोड़े बेसिक्स आपके अच्छे होने चाहिए, एक्टिव पैसिव आपको आना चाहिए, है ना, फिर ये कॉन्सेप्ट्स आप सीख पाओगे, थोड़े एडवांस्ड हैं। तो यहाँ पे पैसिव लगाऊंगा, शी वॉज रेज्ड लिखूंगा, उसको पाला पोसा गया था उसके दादा दादी के द्वारा। तो ये कॉन्सेप्ट है राइज, अरोज और रीजन का। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, कितनी भी किताबें पढ़ लोगे लास्ट में यही कॉन्सेप्ट निकलेगा, एक बार में सीख लोगे तो हमेशा काम आएगा। ठीक है, चलो अब आ जाओ अपने क्विज पे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, इनमें से कौन सा कंपैरिजन गलत है जो रडार और लिडार के बीच में किया गया है? कौन सा कंपैरिजन आपके हिसाब से लगता है आपको सही नहीं है? पहला कंपैरिजन ये है कि रडार जो है टेक्निकली खराब है लिडार से, सरफेस एलिवेशन को मापने में। दूसरा कंपैरिजन ये है कि लिडार डेटा जो है सी लेवल का वो ज़्यादा खतरनाक लग रहा है बजाय रडार डेटा के, उससे ज़्यादा हमें चिंता होनी चाहिए। आपको लगता है ये गलत बात है? तीसरा ये लग रहा है कि लिडार टेक्नोलॉजी जो है टेक्निकली बेहतर है लिडार के मुकाबले, रडार के मुकाबले सरफेस के एलिवेशन को मापने में। क्या आपको ये गलत लग रहा है? या चौथा ये है कि लिडार एलिवेशन मॉडल जो हैं वो इंडिकेट करते हैं एक बहुत ही आशावादी पिक्चर को कमज़ोर कम्युनिटीज़ के लिए, तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए। 11 क्वेश्चन है, जिसने आर्टिकल पढ़ा है ठीक से वही कर पाएगा। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल रहा हूँ, वहाँ से चेक कर लो, पहले अपना दिमाग लगाओ, चारों में से आपको क्या लगता है कौन सी चीज़ इनमें से झूठी है स्टेटमेंट? ठीक है, फर्स्ट कमेंट से चेक कर लेना। सेकंड में आपसे पूछा है कि कह रहे जी, हाउ डज द इम्प्रिसाइज पेनिट्रेशन ऑफ वेजिटेशन बाय रडार इन्फ्लुएंसेस द एस्टिमेशन ऑफ लैंड एलिवेशन? रडार टेक्नोलॉजी के द्वारा बिना सटीक तरीके से जो पेनिट्रेशन होता है वेजिटेशन का, पेड़ पौधों का, ठीक से जो उसका पेनिट्रेशन नहीं होता है, उसका रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट ये निकलता है कि ये तबाही के रिस्क को बढ़ा के बताता है रडार, या ये तबाही के रिस्क को घटा के बताता है, या ये सरफेस एलिवेशन को कम करके बताता है, या ये सरफेस एलिवेशन को बढ़ा के बताता है। अच्छा क्वेश्चन है, मेंस लेवल का है, सबसे एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा हूँ मैं, सही करोगे लेकिन कोशिश करना, थोड़ा वर्ड्स का खेल है ना। रडार की कमी की वजह से क्या नुकसान या क्या फ़ायदा होता है, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल रहा हूँ। तीसरे चौथे में सेंटेंस को इंप्रूव करना है। इंप्रूवमेंट कहाँ हो सकती है इसका मैं आइडिया दे देता हूँ आपको। एक तो इस वर्ड के आसपास और दूसरी इस वर्ड के आसपास। अब कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट करवा दिए हैं आपको। तीसरा चौथा हो गया। पांचवें में पूछा है जी, इन्फिल्ट्रेट करके किसी जगह में फैल जाने को क्या बोलते हैं? जैसे रेत में पानी डाला तो वो हर जगह रेत में सोख लिया रेत ने और पानी जो है फैल गया, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे वन वर्ड में? 6 सातवें में 2 एरर्स मिलेंगी। पहली एरर मिलेगी आपको इस वर्ड के आसपास, है ना, ये सब्जेक्ट होगा, इसकी वर्ब में एरर मिल सकती है। और दूसरी आपको मिलेगी शायद इस वर्ड के आसपास। ढूंढो कहाँ पे है, राइज अराइज रेज सब करवा चुका हूँ मैं, है ना। चलिए रैप अप करेंगे सेशन को, मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। अंटिल देन कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है, ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप का, टीम से आप मैसेज करके बात